गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि अब तक हम 10 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सेट्स यानी सेट्स के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं अब तक। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5th है सेट का और टोटल जो हमारा ये वीडियो नंबर है वो है 11। अब यहाँ देखिए वीडियो नंबर 8 पर जिन विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं उनका नाम मैं इस वीडियो में लेना चाहूँगा। देखिए, निकिता बाजडोलिया, रोहित फगेड़िया, महिपाल, विकास वर्मा, प्रशंसा, अर्पित, अनिशा कुड़ी, सुरेंद्र यादव, खुशी शर्मा, महेंद्र सिंह, किशोर, अंकित जोया, समीर चौहान, कंचन, मोनिका कुमावत। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा विद्यार्थी हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं परंतु कमेंट नहीं करते हैं। हम उनको कॉल भी करते हैं कि बेटा आप रेगुलर कमेंट कीजिए कि सर आज करेंगे, कमेंट करेंगे। देखो इन कमेंट करने में देखो मेरे हिसाब से सिर्फ 15 लोगों ने ही हमारा वीडियो देखा है। ठीक है, और जबकि हमारे वीडियोस को देखने वाले जो लोग हैं वो 100 से ऊपर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप बच्चे सब वीडियो देख रहे हैं परंतु आप कमेंट नहीं कर रहे। तो मेरा आपसे विशेष रूप से अनुरोध है कि आप बेटा रेगुलर कमेंट करें। नहीं, अभी तक आपने करना प्रारंभ नहीं किया है तो रेगुलर आप कमेंट करें। इसी से हमें ये आइडिया रहता है कि आपने वीडियो देख लिया। ये कह सकते हैं कि एक अटेंडेंस का सिस्टम है। तो आज हम सेट्स में बात करने वाले हैं बेटा डेफिनेशंस की। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखिए आप। तो सुनिए, महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करेंगे तो सबसे पहले हम शुरू होते हैं बेटा जैसे समुच्चय की कोटि। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि समुच्चय की कोटि क्या होती है, दोबारा फिर चर्चा कर लेते हैं। समुच्चय की कोटि आज की हमारी पहली डेफिनेशन रहेगी कि समुच्चय की कोटि, समझ गए आप। समुच्चय की कोटि मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ सेट्स, ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है ना, समुच्चय की कोटि क्या होती है। तो बेटा क्या होती है कोटि, जरा बताइए कि समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या ही क्या कहलाती है, समुच्चय की कोटि कहलाती है। समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या ही समुच्चय की कोटि कहलाती है। जैसे आपके सामने मैंने लिखा ABCD एंड E। ठीक है, अब इस समुच्चय के अंदर बताओ कितने अवयव हैं, 5, तो इसकी कोटि हो गई 5। तो आप यहां लिखेंगे कि समुच्चय A की कोटि, समुच्चय A की कोटि कितनी हो गई, 5 हो गई बेटा। कितनी हो गई, 5। समुच्चय A की कोटि हो गई बेटा 5। ठीक है ना। अब देखो इतनी बड़ी लाइन लिखोगे समुच्चय A की कोटि, अगर एक साथ मान लो मैं और एक सेट दे दूं आपको, B दे दूं मान लो 1 2 3। ठीक है ना, तो आप कहोगे सर ऐसे लिखोगे समुच्चय B की कोटि कितनी हो गई, 3। ऐसे अगर आपको एक क्वेश्चन में अगर 5-7 बार लिखना पड़ जाए तो बेटा काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो देखिए, तो इस कोटि को दर्शाने का भी एक शॉर्ट मेथड होता है। समुच्चय A की कोटि को हम लिखेंगे n इंटू A। देखो बाहर आपने ऐसे स्मॉल n लगा देना है और ब्रैकेट में समुच्चय का नाम लिख देना है। अगर आपको समुच्चय A दिया हुआ है तो आप NA लिखेंगे, अगर आपको समुच्चय B दिया हुआ है तो इसको NB लिखेंगे आप। ठीक है ना, और बताओ NA कितना है इसका, 5, यानी A की कोटि 5 है, B की कोटि 3 है। यानी इसका मतलब यही है, NB का मतलब हो गया समुच्चय B की कोटि। संक्षिप्त रूप में आप लिख सकते हैं स्मॉल n लिख करके ब्रैकेट के अंदर समुच्चय का नाम लिख दें। ये A समुच्चय था तो इसके लिए NA कितनी थी, A की कोटि 5। तो समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, कोटि। ठीक है, चलिए इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं हम। क्या रिक्त समुच्चय क्या होते हैं। देखो रिक्त समुच्चय यानी मैंने आपको कल बताया था क्या होते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है ना। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये चैप्टर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं बेटा, ये सिर्फ आपको मैथ पढ़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है ना, आपको बेसिक बातें पढ़ाई जा रही हैं जिससे आपको ये पता लग जाए कि रियल में 11th की मैथ में होता क्या है। ठीक है, अभी कोई बुक्स की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप वीडियो को देखो 2 से 3 बार। ठीक है ना, हर बात को कंठस्थ कर लो। ठीक है, और यही सारी चीज़ें आप जिस दिन मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा ना तो शायद बुक खोलते ही आपको बहुत सी चीज़ें पहले से ही आती होंगी
क्यों? क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए कम से कम शुरू के 20-25 वीडियो हमारे बेसिक के ही रहेंगे, उसके बाद हम बुक स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है देखिए आप, एम्प्टी सेट, नल सेट, इसको हम क्या बोल देते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, जिसमें कोई अवयव नहीं होता, वो क्या कहलाता है, नल सेट होता है, यानी कि रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को दर्शाने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि या तो खाली मंझला ब्रैकेट या केवल फाई का प्रयोग करें। किसी जगह पर अगर इस तरह से मंझला ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया कि एक समुच्चय के अंदर अवयव का काम कर रहा है फाई। क्या ये खाली समुच्चय बोल सकते हैं आप इसको? देखो मंझला ब्रैकेट लग गया तो इसका मतलब समुच्चय है। अब इस समुच्चय के अंदर एक अवयव है, कौन? फाई। और जबकि रिक्त समुच्चय क्या होता है, खाली, जिसमें कोई ना हो। इसमें तो बेटा फाई, देखो यहाँ पर आपको फाई दिख रहा होगा, ये खाली समुच्चय नहीं है, इसीलिए इसको रिक्त समुच्चय का चिन्ह नहीं बोलते हैं। जहाँ ये लिखा आ जाए तो आप उसको रिक्त समुच्चय मत मान लीजिएगा, ठीक है। या तो खाली मंझला ब्रैकेट लगाएं या फाई लगाएं। अब ये देखिए रिक्त समुच्चय की कोटि कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर रिक्त समुच्चय की कोटि, रिक्त समुच्चय की कोटि कितनी होती है, ठीक है। देखो मैंने परिभाषा क्या बताई कि रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या शून्य होती है और अवयवों की संख्या ही कोटि कहलाती है। जब कोई अवयव ही नहीं है तो बेटा कोटि क्या हो जाएगी, जब अवयवों की संख्या शून्य है तो मतलब कोटि शून्य है। तो कल मैंने आपसे वीडियो नंबर 10 में यही सवाल पूछा था, ठीक है, कि रिक्त समुच्चय की कोटि क्या होगी। तो कई बच्चों ने जवाब दिया है 0, जिन्होंने 0 लिखा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो रिक्त समुच्चय की कोटि हो जाएगी 0। अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल भी तो दो, कौन सा होता है रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपके सामने सेट लिखा कि x लेना है आपको, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं इस समुच्चय को कि x लेना है। क्या है बेटा x, यहाँ पर x एक यहाँ प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा? प्राकृत संख्या है, ठीक है ना बेटा, प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से छोटा है। आप कहेंगे सर x प्राकृत संख्या है, अगर x प्राकृत संख्या है तो बताओ कहाँ से प्रारंभ होगी? 1 से प्रारंभ होगी। और 1 से जब प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है, आपको पता है, तो बताओ फिर 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि खुद प्राकृत संख्या ही 1 से प्रारंभ होती है, 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। इसलिए ये जो सेट है हमारा क्या है बेटा? फाई है। अब इसको आप फाई लिख सकते हो या खाली मंझला ब्रैकेट, किसी एक चीज से दर्शा दो आप इसको, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर ये हमारा क्या है? फाई है, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है, क्योंकि जो नियम यहाँ दिया गया है उसको संतुष्ट करने वाला कोई भी अवयव यहाँ नहीं है। और भी बहुत से हो सकते हैं। देखो आपके सामने, देखो आपके सामने लिख रहा हूं मैं, x लेना है। x एक पूर्णांक है, ठीक है। क्या है बेटा? पूर्णांक। पूर्णांक आप जानते हैं z, और x का मान 2 और 3 के बीच में है। आप कहोगे सर ऐसा संभव ही नहीं है। अरे 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक आएगा क्या? अरे 2 के बाद ही तो 3 आता है डायरेक्ट, ठीक है। 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं होता, 2 के बाद सीधा ही 3 आता है। तो आप कहेंगे सर ये भी संकेत कर रहा है किसकी ओर? फाई, यानी कि आप कहोगे सर रिक्त समुच्चय की ओर, ठीक है। ये सारे रिक्त समुच्चय हैं। तो बेटा आप रिक्त समुच्चय समझ गए। रिक्त समुच्चय मतलब खाली सेट, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब बेटा हम लेते हैं परिमित समुच्चय क्या होता है, देखिए, ठीक है। अब अगली परिभाषा 3 नंबर परिभाषा हमारी क्या रहेगी? देखिए परिमित समुच्चय। इन सभी परिभाषाओं को बहुत अच्छे से याद कर लो बेटा आप। परिमित समुच्चय, अब इंग्लिश में बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। बेटा क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट्स। क्या बोलेंगे बेटा? फाइनाइट सेट्स, ठीक है। और इसी का विपरीत एक और लिखता हूं मैं, अपरिमित समुच्चय। बेटा
क्या लिखेंगे हम, अपरिमित समुच्चय। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय यानी अनंत बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन दोनों देखिएगा। सुनो, ये बेटा परिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, अवयवों की संख्या निश्चित हो। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके, यानी कि जहां अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। अगर अवयवों की संख्या निश्चित है तो वो परिमित समुच्चय, और अवयवों की संख्या अनिश्चित है तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। कैसे, देखिए, एक समुच्चय लिखा आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे। एक समुच्चय आपने और लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब बताओ इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर इसमें अवयवों की संख्या 6 है, यानी गिन सकते हैं ना आप। ठीक है, और इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर इसमें हम नहीं गिन सकते क्योंकि ये तो अनंत की ओर जा रहा है, यानी यहाँ अवयवों की संख्या अनिश्चित है। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई, यदि अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है या अवयवों की संख्या निश्चित है तो बेटा वो क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट। क्या कहलाएगा बेटा, फाइनाइट सेट। और जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो यानी अनिश्चित हो, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अब देखिए, तो चलो अब आप मेरी बात समझ गए बेटा आप कि क्या कहलाएगा। देखो, जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है वो हो गया फाइनाइट, और जिसमें नहीं गिना जा सकता वो इनफाइनाइट। चलो आप ये बताओ कि अब मैंने आपके सामने एक समुच्चय लिखा n यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये बेटा, आप ये कह सकते हैं कि इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना। और मान लो एक समुच्चय मैंने सी लिया यहाँ पर 1 2 3, तो आप कहोगे सर इस समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है, यानी अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये है फाइनाइट यानी परिमित समुच्चय। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं अपरिमित समुच्चय की कोटि कितनी होती है, अपरिमित समुच्चय की कोटि कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत होती है, इसलिए कोटि को क्या बोलेंगे आप, इनफाइनाइट होती है। अपरिमित समुच्चय कोटि क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ऐसा समुच्चय जिसकी कोटि अनंत हो वो अपरिमित होता है। तो आप जैसे मर्जी परिभाषा बना लीजिएगा अब इसकी। ठीक है ना, सारी बात मैं बता दी मैंने आपको। चलिए, अब ये हमारा हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है ना। चलिए अब हम आज देखो इसमें देखेंगे समान समुच्चय क्या होता है। समान समुच्चय, ठीक है बेटा, अगली डेफिनेशन आ गई हमारे पास 5 नंबर। ठीक है, ये जो वीडियो है हमारा डेफिनेशन वाला ये, और इससे अगले वाला बड़े ध्यान से देखिएगा आप। ये देखो इक्वल सेट्स, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ बेटा मैं आपको। ठीक है, सब सेट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको, और इन दोनों वीडियोस को मैं तो ये कहूँगा 11 और 12 नंबर को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा आप। पहली बात तो आप अगर इन वीडियोस को अगर आप प्रॉपर देखते रहेंगे सेट्स वाले को, तो आप तो बुक खोल के देख लेना, फर्स्ट चैप्टर है आपका, आपको शायद मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा चैप्टर आपका आ जाएगा। तो समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स, देखो यदि कोई दो, देखो कोई भी दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। कोई भी दो समुच्चय, पहली बात तो मैं बता दूं आपको, मान लो कि दो सेट हैं ए और बी, अगर ये आपस में समान है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा देना, अगर बराबर नहीं है
तो बीच में नॉट इक्वल का साइन लगा देना है। पहली बात तो ये तो हो गया इक्वल सेट को दर्शाने का तरीका, कैसे लिखते हैं। अब दो समुच्चय आपस में इक्वल कब होंगे? देखो, जब कोटि और अवयव, कोटि तथा अवयव समान हो। क्या बेटा? कोई भी दो समुच्चय है जिनकी कोटि भी बेटा क्या हो? समान, और अवयव भी क्या हो? समान, तभी आप उनको क्या बोलेंगे? समान समुच्चय यानी इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे आप कहेंगे सर एक समुच्चय हमने ए लिया, ए बी सी, एक समुच्चय आपने लिया बी, बी सी एंड ए, राइट। अब बताओ ए की कोटि कितनी है? 3, बी की कोटि कितनी है? 3, दोनों में अवयवों की संख्या 3 3 है, ठीक है। अब कोटि के साथ साथ क्या चेक करना होता है बेटा? अवयव भी। अब देखो इसमें ए है तो क्या इसमें भी ए है, इसमें बी है तो इसमें भी बी है, इसमें सी है तो इसमें भी सी है। यानी आप कहेंगे कोटि और अवयव दोनों समान हैं, इसलिए आप कहेंगे ये दोनों समुच्चय आपस में क्या हैं? समान है, ठीक है। अब जैसे आपने लिखा बेटा कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर लिखा बेटा आपने 2 3 4, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर दोनों, इसकी कोटि कितनी है? a की 3, b की कोटि कितनी है? 3। a की और b की कोटि समान है, तो क्या एक इसमें है तो इसमें एक है? नहीं है। 2 इसमें है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो आप कहोगे एक जो है वो b में नहीं है और b में 4 जो है वो a में नहीं है। हालांकि आप कहोगे सर अवयवों की संख्या समान है परंतु अवयव समान नहीं है। तो बेटा दो समुच्चय आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनकी कोटि, ठीक है, यानी कि अवयवों की संख्या और खुद अवयव दोनों चीजें समान हो। तो आप कहेंगे सर ये समान नहीं है, इसलिए आप कहेंगे सर ए बी के बराबर नहीं है, बीच में नॉट इक्वल का साइन लगा दो। तो समझ गए आप इक्वल सेट क्या होता है। तो चलो आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करेंगे कि एक समुच्चय मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, और एक समुच्चय मैंने लिखा b, x लेना है, x प्राकृत संख्या है। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक सेट को तो बेटा मैंने किस में लिखा? रोस्टर फॉर्म में, और एक को जानबूझ के लिख रहा हूं मैं बेटा किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। x का मान 4 या 4 से छोटा है, ठीक है। आगे बात सुने। तो बताओ ये दोनों समुच्चय आपस में समान है या नहीं है? अगर मान लो ये समान है तो आप आंसर में लिख देंगे इक्वल, और अगर मान लो ये समान नहीं है तो आप आंसर में लिख देंगे नॉट इक्वल, बस, ठीक है ना। आराम से इंग्लिश में टाइप भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इक्वल और नॉट इक्वल, नीचे अपना नाम, ठीक है। तो आज के लिए बेटा धन्यवाद।